हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 2 सेशन आपका इस टॉपिक से 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है, 3 सेशन पहुंच गया है, ये चौथा सेशन आपके पास जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संसद ने नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इस सेशन का पहला क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक का 161वां क्वेश्चन। भारतीय संसद ने नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1940 में या 1950 में या 1955 में या 1960 में? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 161, भारतीय संसद ने नागरिकता के संबंध में भारतीय नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया था 1955 में। प्रश्न नंबर 161 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, 1955। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? 268 अनुच्छेद या 368वां अनुच्छेद या 298वां अनुच्छेद या 358वां अनुच्छेद? प्रश्न नंबर 162 का उत्तर दें भाई। भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जो भी आपके संपर्क में हो, जिनका भी लिंक आपके पास हो, सेशन को शेयर कर दें। तो भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताने का प्रयास करें। ये किया जाता है 368 के तहत। भारत के संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 368 में रखा गया है। 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 162 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 163, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? ये 34वें संशोधन द्वारा या 32वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा या 42वें संशोधन द्वारा? चलिए भाई, उत्तर बताने का प्रयास करें। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए हैं? प्रश्न नंबर 163 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये सम्मिलित किए गए हैं 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो ये रूस के से इसको ग्रहण किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्वीकार किया गया है।
सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 163 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया? ये 25वां संशोधन द्वारा है या 50वां संशोधन द्वारा या 42वां संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा? प्रश्न नंबर 164 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। प्रश्न नंबर 164 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 165 नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में या भाग 3 में या भाग 4 में या भाग 5 में? प्रश्न नंबर 165 का उत्तर देने का प्रयास करें। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 3 में। प्रश्न नंबर 165 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? एकहरी नागरिकता या दोहरी नागरिकता या तिहरी नागरिकता या चौथी नागरिकता, 4 तरह की नागरिकता? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? प्रश्न नंबर 166 का उत्तर दें भाई। तो भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता दी गई है? इकहरी नागरिकता भाई। भारतीय नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 166 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 167 भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा या भारत संघराज होगा या भारत एक परसंघ होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 167 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रश्न नंबर 167 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारतीय संघ में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य एवं संघीय क्षेत्र हैं? तो ये हम सीधा सीधा आपको उत्तर बताने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर बता देते हैं कि भारतीय संघ में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र हैं। तो भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 संघीय क्षेत्र हैं।
संघीय क्षेत्र हैं। ये ऑप्शन ना बता के सीधा हम आपको उत्तर बता दिए। भारतीय संघ में 28 राज्य हैं, 8 संघीय क्षेत्र हैं, 8 संघीय क्षेत्र हैं। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 168 हो गया। इसका सीधा सीधा हम जो वर्तमान में है वो उत्तर बता दिए हैं। प्रश्न नंबर 169, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? ये शक्तियों का विभाजन नहीं है, या संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, या लिखित व कठोर संविधान नहीं है, या दोहरी नागरिकता नहीं है। प्रश्न नंबर 169 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, या दोहरी नागरिकता। तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं भाई, और जबकि ये संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है। संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है ये दोहरी नागरिकता, पर भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 169 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 170, 42वें संविधान संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 42वें संविधान संशोधन के बाद आप समवर्ती सूची में कितने विषय हैं भाई? 97 विषय, या 66 विषय, या 51 विषय, या 49 विषय? प्रश्न नंबर 170 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। 42वें संविधान संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 97, 66, 51, या 49? तो भाई अब हम आपको एक्यूरेट इसकी संख्या बता देते हैं। 42वें संशोधन के बाद अब वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं भाई। 52 विषय हैं, 52 विषय, समझिए। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद अब समवर्ती सूची में 51 विषय नहीं, अभी तक 51 मान रहे थे, 51 नहीं, 52 विषय हैं। और राज्य सूची में 62 विषय हैं वर्तमान में। केंद्र सूची में 100 विषय हैं। केंद्र सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 62 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 171, भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था का लक्षण देखते हैं भाई क्या है। इकहरी नागरिकता, भारत में इकहरी नागरिकता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, हाँ भाई, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में किया गया है। तो ये तीनों लक्षण है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 171 का ऑप्शन द, उपयुक्त सभी लक्षण सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 66, 97, 102 या 47? तो हम आपको वर्तमान संख्या बता देते हैं। भारतीय संविधान में संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं। 100 विषय रखे गए हैं। पर अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग ऐसा ऑप्शन आ जाता है तब आप 97 लगा देना। अगर ऑप्शन में 100 विषय नहीं, इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आते हैं तब 97 लगा देना, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ है तो उस समय 97 विषय थे। तो भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो ये 97 रखे गए थे, पर वर्तमान में 100 विषय हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 173। संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। यह मत किसका है? भारतीय संविधान ने जिस संविधान का निर्माण किया है वह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। यह मत किसका है? श्री P.T. चाको का है या श्री P.S. देशमुख का है या के संथानम का है या अशोक चंदा का है? प्रश्न नंबर 173 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है ये शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। यह मत किसका है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो यह मत श्री P.T. चाको का है। श्री P.T. चाको ने ऐसा मत व्यक्त किया कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है यह शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। श्री P.T. चाको ने ये मत व्यक्त किया था। प्रश्न नंबर 173 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्था। भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्था योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद है या वित्त आयोग है या अंतर्राज्यीय परिषद है या सभी हैं? प्रश्न नंबर 174 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में सहयोगी संघवाद की स्थापना करने वाली प्रमुख संस्था तो योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी है, वित्त आयोग भी है, अंतर्राज्यीय परिषद भी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 174 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न भाई देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो रक्षा संघ सूची से संबंधित है भाई। रक्षा संघ सूची से संबंधित है। वैदेशिक मामले भी संघ सूची से संबंधित हैं। रेलें भी संघ सूची से संबंधित है। कृषि राज्य सूची से संबंधित है भाई। कृषि राज्य सूची से संबंधित है। कृषि राज्य सूची से संबंधित है और यहाँ पूछा जा रहा संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? कृषि। प्रश्न नंबर 175 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 176 निम्न में कौन सा विषय
राज्य सूची से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची से संबंधित है। न्याय भी संबंधित नहीं है, तो न्याय भी राज्य सूची से संबंधित है। जेल भी राज्य सूची से संबंधित है। शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित भाई। शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया है। प्रश्न नंबर 176 प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो वो विषय है शिक्षा समवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा समवर्ती सूची से। प्रश्न नंबर 176 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 177 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में कितने विषय रह गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राज्य सूची में कितने विषय रह गए हैं? 97 विषय या 62 विषय या 47 विषय या 60 विषय? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। अभी किस सूची में कितने विषय हैं, हम इसका आपको एक्यूरेट अब संख्या बता देते हैं। संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 62 विषय। समवर्ती सूची में 52 विषय। ये वर्तमान संख्या है भाई। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 62, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये वर्तमान में ये संख्या है। अब हम आपको बता देते हैं, जब संविधान लागू हुआ था तब किसमें कितने विषय थे, ये भी आप यहीं पे जान लीजिए। संघ सूची ये जब संविधान लागू हुआ तब का है 97। राज्य सूची 66 विषय। समवर्ती सूची 47 विषय। ये जब संविधान लागू हुआ था तब ये संख्या थी। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय। तो चलिए भाई अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 178 भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? प्रश्न नंबर 178 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। दत्तक व उत्तराधिकार ये समवर्ती सूची में है। श्रमिक संघ समवर्ती सूची में है। शिक्षा समवर्ती सूची में है। आपसे पूछा जा रहा समवर्ती सूची में नहीं है, तो सिंचाई समवर्ती सूची में नहीं है। सिंचाई राज्य सूची में है भाई। सिंचाई राज्य सूची में है। समझ गए? तो प्रश्न नंबर 178 का ऑप्शन था आपका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 179, भारत में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति किसको प्रदान की गई है? भारत में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संघीय व्यवस्थापिका को, या राज्य विधानमंडलों को, या उपर्युक्त दोनों को, या उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। तो भारत में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है भाई संघीय व्यवस्थापिका को। प्रश्न नंबर 179 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर 180, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? संघ सूची के आधार पर, या राज्य सूची के आधार पर, या समवर्ती सूची के आधार पर, या उपर्युक्त सभी आधार पर। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी सूचियों के आधार पर। प्रश्न नंबर 180 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलो ऑप्शन देखते हैं। संघ सूची के विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है, ये सही है। राज्य सूची के विषयों पर सामान्यतया राज्य के विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, ये सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा गलत कौन है, तो देखते हैं भाई गलत कौन है। अवशेष विषयों के संबंध में राज्य कानून बना सकते हैं, राज्य नहीं बना सकते भाई। संघ बना सकता है, केंद्र बना सकता है, राज्य नहीं बना सकता। तो यही ऑप्शन द ऑप्शन गलत है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 181 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। यहाँ राज्य कानून नहीं बनाता, यहाँ पे अवशेष विषयों पर संघ कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। अवशेष विषयों पर संघ या केंद्र कानून बनाता है, राज्य नहीं बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 182, चलिए भाई 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया? वन को रखा गया, या शिक्षा को, या वन्य प्राणियों का संरक्षण को, या नापतोल को, या उपर्युक्त सभी को। प्रश्न नंबर 182 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 182, तो वन, शिक्षा, वन प्राणियों का संरक्षण, नापतोल, ये सभी विषय समवर्ती सूची में रख दिए गए हैं भाई। 1, 2, 3, 4 चारों विषय को समवर्ती सूची में रख दिया गया है भाई। तो प्रश्न नंबर 182 का ऑप्शन या आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं।
प्रश्न नंबर 183, समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए अधिनियम परस्पर विरोधी हो तब क्या होगा भाई? राज्य विधि प्रभावी होगी? नहीं, राज्य विधि प्रभावी नहीं होगी। केंद्र विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी, यही सही होगा। 183 में केंद्रीय विधि राज्य विधि के ऊपर प्रभावी होगी, जो विधि पहले से बनी है वही प्रभावी होगी, ऐसा नहीं है। अगर कानून बनता है तो केंद्रीय विधि राज्य विधि के ऊपर प्रभावी हो जाएगी, जो विधि बाद में बनी है वो प्रभावी होगी नहीं। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून परस्पर विरोधी होंगे तो केंद्रीय विधि राज्य विधि पर प्रभावी होगी। प्रश्न नंबर 183 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 184, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होगा भाई? चलिए देखते हैं। ये प्राप्त होने का आधार क्या है भाई? यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, यदि लोकसभा 2/3 बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर दे, यदि राष्ट्रपति स्वीकृति प्रदान कर दे, यदि प्रधानमंत्री अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 184, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त हो जाता है? यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 184 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 185, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा या अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा। प्रश्न नंबर 185 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो चलिए भाई प्रश्न नंबर 185 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये किया जाता है केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का निर्धारण वित्त आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 185 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। वित्त मंत्री गलत, योजना आयोग गलत, अंतर्राज्यीय परिषद गलत। तो प्रश्न नंबर 185 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 186, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र व राज्य के संबंध में गठित आयोग नहीं है? निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र व राज्य के संबंध में गठित आयोग नहीं है? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग है, या सरकारी आयोग, या मंडल आयोग, या राजमन्नार समिति आयोग। प्रश्न नंबर 186 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो प्रशासनिक सुधार आयोग ये केंद्र और राज्य संबंधों पर आधारित है, केंद्र और राज्य संबंधों के में से गठित है। सरकारी आयोग का संबंध भी केंद्र और राज्य संबंधों से है। राजमन्नार समिति का भी संबंध केंद्र और राज्यों से है। मंडल आयोग का संबंध
पिछड़ी जातियों के आरक्षण से है भाई। पिछड़ी जातियों के आरक्षण से है भाई, के आरक्षण से है। तो समझ गए, केंद्र व राज्य के संबंध में गठित नहीं है, तो वो गठित आयोग नहीं है, मंडल आयोग। ये पिछड़ी जातियों के आरक्षण से गठित है। तो प्रश्न नंबर 186 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 187, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह कथन किसका है? केसी हुइयर का है, यह जवाहरलाल नेहरू का है, या अशोकचंदा का है, या मॉरिस जोन्स का है? भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, ये कथन किसका है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 187 का उत्तर दें और सेशन को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। ये संविधान से संबंधित प्रश्न की श्रृंखला चल रही है। इसमें कम से कम आपके पास 15 से 16 सेशन जाएगा, जो पूरे संविधान को कवर करेगा। तो संविधान से कोई भी प्रश्न होगा वो आपसे परीक्षा हाल में बच नहीं पाएगा, आप उसको सही करके ही आएंगे। तो जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने प्रश्न इस पे बन सकते हैं, बोर्ड बना सकता है, उन प्रश्नों को आपके सामने हम पहले ही लाकर रख रहे हैं। तो बस सेशन को शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आप भी सब्सक्राइब करें, आपके दोस्त भी, और जो पहली बार इस चैनल पे आए हों, इस सेशन को देख रहे हों, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे केसी हुइयर महोदय। प्रश्न नंबर 187 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 188, निम्न में से कौन सा संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है? निगम कर, या सीमा शुल्क, या निर्यात शुल्क, या कृषि भूमि पर कर? प्रश्न नंबर 188 का उत्तर बताने का प्रयास करें। निम्न में से कौन सा संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कृषि भूमि पर कर राज्य लगाती है, राज्य सरकार कृषि भूमि पर कर लगाती है भाई। राज्य सरकार कृषि भूमि पर राज्य सरकार कर लगाती है, और यहाँ संघ के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 188 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। कृषि भूमि पर कर राज्य सरकार लगाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 189। प्रश्न नंबर 189 देखें। निम्न में से कौन सा राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? कृषि भूमि पर कर, या भूमि व भवनों पर कर, या प्रति व्यक्ति कर, या शेयर बाजार? प्रश्न नंबर 189 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो इसमें शेयर बाजार पे केंद्र कानून बनाता है, कर लगाता है, केंद्र सरकार कर लगाती है भाई। शेयर बाजार पे केंद्र सरकार कर लगाती है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन द शेयर बाजार ये संघ सरकार
संघ सरकार के राजस्व का स्रोत है भाई। तो प्रश्न नंबर 189 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 190, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उदाहरण क्या है? संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उदाहरण कौन सा है? ये उत्पादन शुल्क है, या मादक द्रव्य पर शुल्क है, या दवा पर शुल्क है, या उपर्युक्त सभी पर। प्रश्न नंबर 190 का उत्तर देने का प्रयास करें। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उदाहरण है उत्पादन शुल्क है, मादक द्रव्य पर कर है, दवा पर कर है। तो आपका ये सभी हैं, तो उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 189 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 191, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का उदाहरण? प्रश्न नंबर 191, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का उदाहरण? रेल भाड़ों तथा बस भाड़ों पर कर, या कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, या कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, या उपर्युक्त सभी कर। प्रश्न नंबर 191, संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का उदाहरण? तो एक कर का उदाहरण में रेल भाड़ों तथा बस भाड़ों पर कर जो लगता है वो राज्यों को सौंपे जाते हैं। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क जो केंद्र सरकार लगाती है राज्यों को सौंप देती है। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर जो संघ सरकार लगाती है राज्यों को सौंप देती है। तो अगर ये तीनों कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, आरोपित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं और किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी कर। प्रश्न नंबर 191 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 192, निम्न में से कौन सा पद केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा? निम्न में से कौन सा पद केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा? तो ये राज्यों के राज्यपाल का पद, या केंद्र में प्रधानमंत्री का पद, या राज्यों में मुख्यमंत्री का पद, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद। 192 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संघ और राज्यों के बीच विवाद का कारण क्या रहा है भाई? तो ये राज्यों के राज्यपाल का पद भाई। प्रश्न नंबर 192 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का कारण रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 193, भारत में दूसरे राष्ट्रों से एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करने का अधिकार किसको है? भारत में दूसरे राष्ट्रों से एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करने का अधिकार किसको है? राज्य सरकारों को है, या संघ सरकार को है, या उपर्युक्त दोनों सरकारों को है, या उपर्युक्त में से किसी को नहीं। तो भारत को दूसरे राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। संघ सरकार ही
अन्य राष्ट्रों से या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त कर सकती है। प्रश्न नंबर 193 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 194, संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन पर होने वाले व्यय किसके द्वारा वहन किया जाएगा। प्रश्न नंबर 194 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कृत्य सौंपे जाने पर इन पर होने वाले व्यय किसके द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार द्वारा या संघ एवं राज्य सरकार दोनों को आधा आधा वहन करेंगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न बहुत अच्छा है भाई, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। संघ सरकार कोई काम राज्य सरकार को सौंपती है तो राज्य सरकार वो काम को करेगी, तो जो खर्चा आएगा उसका वहन कौन करेगा, तो संघीय सरकार उसका वहन करेगी। प्रश्न नंबर 194 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार किसको है। अपने उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करने का अधिकार किसको है। लोकसभा को है या राज्यसभा को या राज्य विधानमंडलों को या उपयुक्त सभी को। तो ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा को है भाई। प्रश्न नंबर 195 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 96, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसका प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का या अंतर्राज्यीय परिषद का या योजना आयोग का या निर्वाचन आयोग का। प्रश्न नंबर 196 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 196, तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किसका प्रावधान किया गया है भाई। तो ये प्रावधान किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का। प्रश्न नंबर 196 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जून 1990 में, जुलाई 1991 में, जून 1992 में, अगस्त 1993 में। प्रश्न नंबर 197 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई। चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 197, भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई। तो ये की गई जून 1990 में भाई, जून 1990 में। प्रश्न नंबर 197 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 198, निम्न में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी
कानून बना सकती है। चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। ये विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु या राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर या संकटकालीन घोषणा होने पर या उपर्युक्त सभी स्थितियों में। प्रश्न नंबर 198 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है? तो ये उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संकटकालीन घोषणा होने पर भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 198 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 199। प्रश्न नंबर 199 निम्न में से कौन से कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ और राज्यों के बीच नहीं होता है? निम्न में से कौन सा कर संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित बीच विभाजन होता है? निम्न में से कौन से कर संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किया जाता है पर उनका विभाजन संघ और राज्यों के बीच होता है? प्रश्न ये है, फिर से सुने, प्रश्न को समझें। निम्न में से कौन से कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ और राज्यों के बीच होता है? तो ये कृषि आय से भिन्न आय पर कर या दवा तथा शौक श्रृंगार संबंधी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क या ऑप्शन सा उपर्युक्त आ एवं बा दोनों प्रकार के कर या उपर्युक्त में से कोई कर नहीं। प्रश्न नंबर 199 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये वो कर हैं जो कृषि आय से भिन्न आय पर कर हो। ये केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं पर केंद्र और संघ का आपस में विभाजन होता है। दूसरा दवा तथा श्रृंगार संबंधी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का उत्पादन शुल्क संघ द्वारा आरोपित संग्रहित किया जाता है पर केंद्र और सरकार राज्य सरकार दोनों के बीच विभाजित होता है। तो संघ सरकार और राज्य सरकार के दोनों के बीच विभाजन होता है। कृषि आय से भिन्न आय पर कर, दवा तथा शौक श्रृंगार संबंधी वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क। तो प्रश्न नंबर क्या सही होगा? आबा ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 199 में ऑप्शन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 200। 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया? 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए किस समिति का गठन किया गया? राजमन्नार समिति या सरकारी आयोग या मुदालियर समिति या मंडल आयोग? प्रश्न नंबर 200 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया गया भाई। प्रश्न नंबर 200 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 201 राज्यों द्वारा
संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वो, प्रश्न को फिर से समझें, राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान ना कर दे, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा कोई प्रावधान ना कर दे, राज्यपाल अपनी स्वीकृति ना कर दे, मुख्यमंत्री अपनी स्वीकृति प्रदान ना कर दे। तो प्रश्न नंबर 201, राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान ना कर दे। प्रश्न नंबर 201 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 202 पे आ जाएं। संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण हेतु किस आयोग की नियुक्ति करता है? योजना आयोग या वित्त आयोग या क्षेत्रीय परिषद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 280 के तहत किस आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। प्रश्न नंबर 202 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 203, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय सम्मिलित किया गया? निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, दत्तक और उत्तराधिकार। प्रश्न नंबर 203 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा नवीन विषय सम्मिलित किया गया? ये सम्मिलित किया गया था जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन भाई। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। प्रश्न नंबर 203 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 204, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा। तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है भाई? और राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 204 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 205, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से संबंधित है, नदी जल विवादों से संबंधित है, शेयर घोटाले के विवादों से संबंधित है या केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 205 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से संबंधित है, नदी जल विवादों से संबंधित है, शेयर घोटालों के विवादों से संबंधित है या केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 205 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 206, प्रश्न नंबर 206 भाई, संविधान द्वारा भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? संविधान द्वारा भारत में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राज्यों को कमजोर करना,
या केंद्र की निरंकुशता को स्थापित करना, या भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखना, या अंततोगत्वा एकात्मक व्यवस्था स्थापित करना। प्रश्न नंबर 206 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। संविधान द्वारा भारत में शक्तिशाली केंद्र का प्रमुख उद्देश्य भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखना है भाई। प्रश्न नंबर 206 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 देख लें। प्रश्न नंबर 107, केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? प्रश्न नंबर 207 का उत्तर बताने का प्रयास करें। जून 1983, अगस्त 1983, जून 1984 या अगस्त 1984। प्रश्न नंबर 207 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो भाई ये की गई थी जून 1983 में। आर.एस. सरकारिया की नियुक्ति की गई थी। आर.एस. सरकारिया आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति जून 1983 में की गई। प्रश्न नंबर 207 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौन सा आयोग संविधानोत्तर है, यानी उसका उल्लेख संविधान में नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख संविधान में है भाई 315 के तहत। वित्त आयोग का 280 में उल्लेख है भाई। अंतर्राज्यीय परिषद का 263 में उल्लेख है भाई। अंतर्राज्यीय परिषद का 263 में, वित्त आयोग का 280 में, संघ लोक सेवा आयोग का 315 में, ये 315 है। योजना आयोग का वर्णन संविधान में नहीं है भाई, नहीं है, इसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 208 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 209, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को है, या राज्य विधानमंडलों को है, या उपर्युक्त दोनों विधानमंडलों को है, या उपर्युक्त में से किसी को नहीं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार केवल और केवल भारतीय संसद को है। प्रश्न नंबर 209 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 210, कावेरी जल विवाद का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? कावेरी जल विवाद का संबंध निम्न में से किन राज्यों के बीच है? केरल एवं आंध्र प्रदेश के बीच, या तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच, या राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच, या राजस्थान एवं गुजरात के बीच? प्रश्न नंबर 210 का उत्तर देने का प्रयास करें। कावेरी जल विवाद का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? तो प्रश्न नंबर 210 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो कावेरी जल विवाद का संबंध तमिलनाडु एवं कर्नाटक राज्यों के मध्य है भाई। प्रश्न नंबर 210 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 211, राजमन्नार समिति की प्रमुख सिफारिशें। राजमन्नार समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या थी, ये आपको बताना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसी सिफारिश की थी भाई। राजमन्नार समिति ने सिफारिश की थी
कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। समवर्ती सूची में कम से कम विषय रखे जाएं। राज मन्नार समिति ने ये भी सिफारिश की थी। समवर्ती सूची में कम से कम विषय रखे जाएं। अवशेष शक्तियां राज्य सरकारों को दी जाएं। अवशेष शक्तियां राज्य सरकारों को दी जाएं। राज मन्नार समिति ने भी ये सिफारिश की थी। राज मन्नार समिति की ये तीनों सिफारिशें हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, समवर्ती सूची में कम से कम विषय रखे जाएं, अवशेष शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी जाएं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द। प्रश्न नंबर 211 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 212, सरकारी आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की? सरकारी आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की? अक्टूबर 1986 या नवंबर 1987 या दिसंबर 1988 या दिसंबर 1987? प्रश्न नंबर 212 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सरकारी आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की थी नवंबर 1987 में भाई। नवंबर 1987 में सरकारी आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, नवंबर 1987 में। प्रश्न नंबर 212 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 213, निम्न में से सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं। सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं, ये आपको बताना है भाई। तो सरकारी आयोग ने सुदृढ़ केंद्र की अपरिहार्यता की सिफारिश की थी। केंद्र सुदृढ़ हो, केंद्र मजबूत केंद्र की स्थापना हो, मजबूत केंद्र की सिफारिश की थी। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में हो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के रूप में हो, ये भी सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी। योजना आयोग व वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय पर बल दिया जाए। योजना आयोग व वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय पर बल दिया जाए, ये भी सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी सिफारिशें। प्रश्न नंबर 213 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 214, सरकारी आयोग ने निम्न में से किसके लिए अखिल भारतीय सेवा गठित करने का सुझाव दिया? सरकारी आयोग ने निम्न में से किसके लिए अखिल भारतीय सेवा गठित करने का सुझाव दिया? तो इंजीनियरिंग के लिए या चिकित्सा के लिए या शिक्षा के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? प्रश्न नंबर 214 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 214, सरकारी आयोग ने निम्न में से किसके लिए अखिल भारतीय सेवा गठित करने का सुझाव दिया? तो ये दिए थे इंजीनियरिंग के लिए, चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए। तो उत्तर क्या आपका सही होगा? प्रश्न नंबर 214 का ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी के लिए। ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 215 और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 215 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के संबंध में नियम बनाने व उन्हें संचालित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है या राज्य विधानमंडल बना सकता है या उपर्युक्त दोनों विधानमंडलों को है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 215 का उत्तर देने का प्रयास करें। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो ये केवल संसद को है भाई। प्रश्न नंबर 215 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। प्रश्न नंबर 215 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा।
इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेंगे। अब हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।